चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे कर व्यवस्था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अमर आप सभी का सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लासेस जो हैं वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। कल की क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, कितने प्रकार के कर हैं, उनमें सुधार के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। यानी कि हमने लगभग प्रत्यक्ष कर वाले सेगमेंट को समाप्त कर लिया था। कल की क्लास में हमने ये भी देख लिया कि टार्क ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं पार्थ सारथी सोम की अध्यक्षता में जो गठित किया गया आयोग था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था क्या क्या टैक्स कोड क्या है, उसमें क्या क्या अपेक्षित प्रावधान लाए गए हैं जो भारत की कर व्यवस्था में और अधिक सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा हमने विवाद से विश्वास योजना के बारे में भी पढ़ा था और हमने देखा था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, स्पेयर चार्टर क्या है। ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप किसी भी टैक्स से रिलेटेड आंसर को लिख रहे हो, चाहे मेंस में हो चाहे आप इंटरव्यू में बता रहे हो, इन सब की चर्चा आपको करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं कहां, हम पहुंचे हैं। ठीक, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने समझा चुका हूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि जो भुगतान कर रहा है यदि वास्तव में उसी के ऊपर कर का भार पड़ रहा है तो फिर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर में मैं भुगतान कर रहा होता हूं, वो मेरा ही पैसा होता है, मेरी ही तरफ से वो भुगतान जा रहा होता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सरकार को भुगतान आपके बिहाफ पर कोई और कर रहा होता है, कर का भार आप पर पड़ रहा होता है लेकिन आपके बिहाफ पर सरकार को भुगतान कोई और कर रहा होता है। ऐसे कर को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि आपको बताया था बिस्किट मैंने खरीदा तो उसमें जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस था वो मैंने दुकानदार को दिया, सरकार को वास्तव में भुगतान किसने किया, उस दुकानदार ने, और उस 2 रुपए का भार किस पर पड़ा, वो तो मुझ पर पड़ा। तो इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। यानी कि बीच में कोई और है जिसके माध्यम से सरकार तक कर पहुंच रहा है। कर आप दे रहे हैं, दे सरकार को रहे हैं लेकिन किसी अन्य के माध्यम से, तो फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर में क्या है कि मैं डायरेक्ट दे रहा था, अप्रत्यक्ष कर में इनडायरेक्टली दे रहा था, नाम में ही है। चलिए तो जरा बात करते हैं अप्रत्यक्ष करों की। अप्रत्यक्ष करों में सबसे पहला कर जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसको कहते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क क्या है, इसे हम बोलचाल की भाषा में कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है कस्टम्स। कुछ लोग कस्टम्स भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कस्टम ड्यूटी, ये इसी को इंग्लिश में कहते हैं। कस्टम ड्यूटी, जरा बात को समझिएगा। सबसे पहली बात, ये केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। तो केंद्र सरकार द्वारा वसूल इसकी होती है केंद्र सरकार द्वारा, और एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ये तो क्लियर ही रखिएगा कि आगे जो भी हम करों की बात करने वाले हैं वो सारे जो है वो अप्रत्यक्ष कर ही रहेंगे। तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब अगर आपको स्टार्टिंग की क्लास याद होगी जब हम लोगों ने टैक्सेशन स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैंने एक बात को आपको बड़े गौर से समझाया था क्या कि शुल्क क्या होता है और यह कर से कैसे डिफरेंट है। टैक्स एंड ड्यूटी में मैंने डिफरेंस बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि शुल्क हमेशा वस्तुओं पर ही लगता है जबकि कर जो है वो वस्तु और सेवाएं दोनों पर लग सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर नाम में ही शुल्क लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस है क्या कि ये किस पर लगता होगा, ये केवल वस्तुओं पर ही लगता है।
तो यानी कि सीमा शुल्क के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखिए, सीमा शुल्क के बारे में एक और पॉइंट क्या ध्यान रखिए कि ये केवल वस्तुओं पर ही लगता है, केवल वस्तुओं पर ही लगता है, नाम में ही है शुल्क। एक और चीज, अगर टर्म सीमा है नाम में ही, तो सीमा का क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ सीमा का सिंपल सा मतलब है कि यानी देश के आर पार वस्तुओं का आयात निर्यात होगा तभी ये लगने वाला है। नाम से भी समझ में आ रहा है, सीमा शुल्क तो वस्तुओं पर तो लग रहा है, लेकिन कौन सी वस्तुओं पर? जिनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उन पर लगता है। वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगता है, यानी कि यदि भारत से यदि अमेरिका कोई सामान बेचा जा रहा है या अमेरिका से कोई सामान भारत आ रहा है तो उस पर लगता है ये सीमा शुल्क। इसे क्या कहते हैं? एक प्रकार का यह अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। बस ध्यान रखिएगा, शुल्क है तो इसकी वसूली जो है वो सेवाओं पर नहीं की जाएगी, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कि वस्तु एवं सेवाओं दोनों पर इसकी वसूली होती है, तो सेवाओं पर नहीं। ठीक ना, सेवाओं पर इसकी वसूली नहीं होती है, केवल वस्तुओं पर होती है। ठीक, सीमा शुल्क को मुख्यतः दो प्रारूपों में बांटा जा सकता है। सीमा शुल्क को दो प्रारूपों में बांटा जा सकता है। पहले को हम कहेंगे आयात शुल्क और दूसरे को कहेंगे हम निर्यात शुल्क। आयात शुल्क दूसरे को कहा जाएगा निर्यात शुल्क। आयात शुल्क को इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी। और निर्यात शुल्क को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, आयात शुल्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी, और निर्यात शुल्क को कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब इन टर्म्स को भी ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरा शुद्ध हिंदी नहीं मिलेगा आपको। कई बार सीमा शुल्क को आपको कस्टम ड्यूटी लिखा मिलेगा, देवनागरी लिपि में लिखा मिलेगा कस्टम ड्यूटी, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि अरे ये क्या है। ठीक, तो इसी को आपको देवनागरी लिपि में लिखा हुआ मिलेगा कस्टम ड्यूटी। सिमिलरली आयात शुल्क और निर्यात शुल्क को इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लिखा मिलेगा। चलिए बात को समझिए, आयात शुल्क का क्या मतलब है कि यदि किसी वस्तु का विदेश से भारत में आयात किया जा रहा है तो आयात के समय सीमा पर लगने वाले शुल्क को क्या कहते हैं? आयात शुल्क। ठीक ना, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मोबाइल फोन्स भारत में आ रहे हैं, मोबाइल फोन्स चाइना से आ रहा है। अब मान के चलिए कि इस वस्तु का भारत में आयात हो रहा है, ठीक ना, वस्तु का भारत में आयात हो रहा है, तो भारत सरकार सीमा पर क्या कर सकती है? सीमा पर बोलेगी क्या कि यदि भारत में इसको इंपोर्ट करना है तो इसका कितना दाम है? तो आपने बोला क्या कि सर 10,000 रुपया दाम है, तो गवर्नमेंट बोल रही है क्या कि 10% इसके ऊपर क्या करो? टैक्स दो, 10% इसके ऊपर शुल्क अदा करो, ड्यूटी दो। तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल? ये आयात शुल्क का एग्जाम्पल हो गया। ठीक ना, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बिल्कुल गवर्नमेंट के अधिकार में आता है। ठीक ना, आपने सुना होगा ट्रंप जो है वो बिना मतलब का झगड़ा क्यों करता था मोदी जी से? एक विवाद का बड़ा मुद्दा ये हुआ करता था कि भारत सरकार उस टाइम जो है ना हार्ले डेविडसन बाइक, अरे वो आता है ना हार्ले डेविडसन, बुलेट का पप्पा जिनको कहते हैं, ठीक, तो हार्ले डेविडसन बाइक पर उस टाइम जो है वो भारत सरकार जो है वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी कि 4 लाख का तुम्हारा बाइक है तो 4 लाख रुपया और जमा करो इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में, ताकि तब जो है भारत में तुम लग सकते हो। आप देखते हैं अभी भी बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां वगैरह, कोई भी उत्पाद आता है तो सरकार उसके ऊपर क्या करती है? इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करती है। सरकार चाहे तो इसको शून्य भी कर सकती है कुछ उत्पादों के लिए जिनकी भारत में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो उन उत्पादों के लिए ये 0 भी कर सकती है। यहां तक बात समझ में आ गया? 100%, 200% भी लगा सकती है।
ठीक, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि इससे इतनी बातें तो हमें समझ में आ रही है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ये केवल कर संग्रह या राजस्व संग्रहण का तरीका नहीं है। इसके माध्यम से राजस्व संग्रहण तो होता है, सरकार को पैसा तो मिलता है, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य राजस्व संग्रहण ही नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य है देश में उद्योग इन सबको बढ़ावा देना, इनका संरक्षण करना, ये भी इसका एक बड़ा उद्देश्य है। ठीक ना, इंपोर्ट ड्यूटी का एकमात्र उद्देश्य राजस्व संग्रहण नहीं है, इसके कई अन्य उद्देश्य भी हैं। जैसे कि इसका एक उद्देश्य है कि देश में उत्पादन को संरक्षण देना। बात समझ में आया? इसका एकमात्र उद्देश्य केवल जो है वो राजस्व प्राप्ति ही नहीं है। ठीक, इसके माध्यम से जो है वो भारत के कंपनियों या भारत में उत्पादन को सरकार संरक्षण देने का भी प्रयत्न करती है। अब जरा सोच के देखिए ना, मैं मोदी जी, जरा सोच के देखिए, मैं चाह रहा हूं कि ये जो विदेशी मोबाइल कंपनी जो भारत में आके अपना माल बेच रही हैं, इसके कारण हमारे देश में जो उद्योग बढ़ सकता था या जो भारतीय कंपनियां जो मोबाइल बना सकती थी, जिनके कारण भारत में जीडीपी बढ़ती, भारत में रोजगार बढ़ते, इसमें समस्या है। तो आप जरा सोच के देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, मोबाइल के इंपोर्ट ड्यूटी पर रेट को बढ़ा दूंगा। ठीक, 10,000 का मोबाइल आ ही नहीं पाएगा मार्केट में, 10,000 का मोबाइल भारत में बेचना चाह रहे हो, उस पर 50% टैक्स दो, तो 10,000 का मोबाइल अपने आप 15,000 का हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रहा? तो इसके थ्रू सरकार क्या करती है, अपने घरेलू उद्यमों को भी संरक्षित करने का प्रयत्न करती है। ठीक ना, सरकार किस चीज को भारत में मंगाना है, कितनी मात्रा में मंगाना है, इन सब चीज पर भी नियंत्रण करने के लिए इस टूल का प्रयोग करती है, इस उपकरण का प्रयोग करती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सीमा शुल्क का प्रयोग एकमात्र केवल क्या है, राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं होता है, इसके पीछे जो है वो आर्थिक कारण होते हैं कि देश में हम इस चीज के उत्पादन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, सरकार की नीतियां इसके अनुरूप हैं। ठीक ना, अब जैसे मान के चलिए भारत सरकार चाह रही है, क्या लोगों को दिखाऊंगा, मान के चलिए भारत सरकार, आप लोगों को बजट में पढ़ाया था, भारत सरकार चाह रही है कि इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड, ऐसे डायमंड, ऐसे हीरे जो लैब में बनाए जा सकते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना चाह रही है। सरकार का मानना है कि इसमें रोजगार उत्पन्न करने की भारी संभावना है। आपको बताया था बजट में कि सरकार ने क्या किया है कि लैब ग्रोन डायमंड के जो सीड्स होते हैं जिसके ऊपर बनाया जाता है, उसके इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। अब इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है, इसका क्या मतलब है कि आयात करना आसान हो जाएगा ना, भारत में जो लोग मंगा रहे हैं बाहर से, उनको मंगाना आसान हो जाएगा उद्यमों को। अब उससे क्या होगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मंगाएंगे और यहाँ पर उत्पादन करेंगे तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा। ठीक ना, हार्ले डेविडसन बाइक पर क्यों था रेट ज्यादा, कि अगर हार्ले डेविडसन बाइक सस्ते में आने लग जाएगा तो हमारा जो डोमेस्टिक जो बाकी सारा उत्पादन है, बाकी जो जिन चीजों का उत्पादन भारत में होता है, जिन मोटरसाइकिल्स का, उनका तो फिर उत्पादन प्रभावित होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग हार्ले डेविडसन ही खरीद के घूमने लगेंगे। तो इस कारण से भी क्या किया जाता है, आयात शुल्क का प्रयोग किया जाता है एक उपकरण के रूप में कि देश में किस चीज के उत्पादन को बढ़ावा देना है, किस चीज के उत्पादन को संरक्षित रखना है विदेशी हस्तक्षेप से। यहां तक बात समझ में आ गई? ये था आयात शुल्क। सिमिलरली ऐसे ही निर्यात शुल्क, निर्यात शुल्क क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी? जब बात करेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी की तो सिंपल, मैं अगर भारत में उत्पादक हूं, मैं भारत से बाहर किसी दूसरे देश को बेचना चाह रहा हूं, तो सीमा पर सरकार जो शुल्क लगाती है उसी को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक ना, मैं भारत का एक निर्माता उत्पादक हूं, अगर मैं भारत से बाहर कोई सामान बेचना चाह रहा हूं, जैसे मान के चलिए क्या है कि मैंने भारत में ये बोटल्स बनाए, ये बॉटल्स का निर्माण किया, अब मैं इसको चाह रहा हूं क्या कि ये यूरोपीय बाजार में जाए, तो सीमा पर जो शुल्क लगाया जाएगा ना उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी।
अब जरा देखिए फिर से, ये केवल राजस्व प्राप्ति का स्रोत नहीं है, इसके माध्यम से सरकार जो है वो उद्योगों को रेगुलेट भी करती है, नियंत्रण भी, उनका नियमन भी करती है। सिंपल सी बात है, यदि सरकार को लग रहा है कि नहीं इस बोतल की भारत में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि गर्मी खूब पड़ रही है, ठीक ना, तो सरकार क्या करेगी, इस पर जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी तो सिंपल सी बात है कि इस उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ जाएगा कि नहीं। 10 रुपए की ये बोतल, 10 रुपए की ये बोतल, पहले मान के चलिए इस पर 2 रुपया ड्यूटी लग रहा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा था, तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितने में बिक रही थी, ये 12 रुपए में बिक रही थी। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, मान के चलिए 5 रुपया ड्यूटी लगा दिया, अब यही चीज जो है वो 15 रुपए की हो जाएगी कि नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक पाने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि भारत से बाहर निर्यात प्रभावित होने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा, भारत से बाहर निर्यात प्रभावित होने लग जाएगा और हमारे लोगों की जरूरतें जल्दी पूरी होने लग जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसको एक पॉलिसी टूल के रूप में भी यूज किया जाता है, एक नीति के उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है कि देश में किस चीज की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कई बार क्या हो जाता है कि किसी सीजन में देखने को मिलता है कि प्याज की कीमतें आसमान छूने लग जाती है, सुना होगा ना आप लोगों ने, प्याज की कीमतें आसमान छूने लग जाती है, ठीक। अब जरा सोच के देखिए, प्याज की कीमतें अगर आसमान छू रही है, सिंपल सा मतलब है कि देश में प्याज की डिमांड है ना, प्याज महंगा हो गया। इस केस स्टडी को समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा। प्याज महंगा हो गया, इसके पीछे क्या कारण है, मतलब क्या है कि प्याज की जो आपूर्ति है वो कम है, आपूर्ति कम है मांग से, महंगाई बढ़ रही है ना। समझा चुका हूं मांग आपूर्ति नियम, इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति, पहला ही चैप्टर, ठीक ना, कि जितनी डिमांड है उससे कम मांग है। सिंपल सी बात है, दाम बढ़ता चला जाएगा। खरीदने वाले 50 हैं, बिक रहा है मात्र 10 किलो, सब लोग जो है वो अपने मुंह मांगे रेट पर जो है वो बेचने वाला जो है वो बेचेगा, इस कारण से महंगा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपूर्ति कम है ना। तो इस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है सरकार के पास, 2 उपाय है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पहला क्या करेगी कि प्याज पर आयात शुल्क को सरकार घटा देगी, आयात शुल्क को सरकार घटा देगी, कम कर देगी। मान के चलिए पहले 5 रुपए किलो प्याज कहीं बाहर से, मान के चलिए कहां से मान के चलिए इंडोनेशिया से प्याज जो है वो भारत में आ रहा था और 5 रुपए किलो आ रहा था। इस पर सरकार जो है वो 1 रुपया के आसपास जो है वो शुल्क लगा रही थी। तो कितने का पड़ रहा था भारत में, ये 6 रुपए का पड़ रहा था, 6 रुपए का पड़ रहा था। सरकार क्या करेगी, इस 1 रुपए को घटा के 0.5 रुपए कर देगी, यानी कि 8 आना कर देगी। तो अब यही सस्ता हो गया ना, 5.5 रुपए में मिलने लग गया कि नहीं। तो एक बात बताइए, आयात करना आसान हो गया कि नहीं, आयात करना आसान हो गया कि नहीं। हाँ, पहले जो है वो 6 रुपए में मिल रहा था 5, तो पहला तो ये करेगी। दूसरा क्या करेगी कि भारत में जो प्याज का उत्पादन हुआ है इसका बाहर एक्सपोर्ट रोकेगी। क्यों, क्योंकि अगर भारत से बाहर चला जाएगा तो फिर आपूर्ति वैसे ही कम है, और ज्यादा तुम अगर भारत से बाहर बेच देंगे, कई सारे होते हैं ना, मान के चलिए कि सप्लाई चेन है, किसी खास क्षेत्र से जो है वो बाहर विदेशों में जा रहा है। जब हम मांग आपूर्ति की बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि किसी क्षेत्र में प्याज का उत्पादन हुआ है और पाकिस्तान बेचा जा रहा है, या मान के चलिए श्रीलंका को बेचा जा रहा है, तो ऐसे कंटेक्स्ट में क्या करेगी सरकार की निर्यात शुल्क बढ़ा देगी, प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ा देगी। मतलब क्या है, मान के चलिए पहले 5 रुपए में हम प्याज बाहर बेचते थे और इस पर 2 रुपया जो है वो मान के चलिए टैक्स ड्यूटी लग रहा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा था। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये 7 रुपए में बिक रहा था। सरकार क्या करेगी, एक और बढ़ा देगी, यानी कि अब 8 रुपए में 2 रुपए की जगह 3 रुपए की ड्यूटी लगा देगी। बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, इससे भारत से बाहर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो पहले 7 रुपए का मिल रहा था वो अब 8 रुपए का मिलने लग जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड घट जाएगी, तो सप्लाई भी अंदर से बाहर जाना कम हो जाएगा। तो इसको आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क को यानी कि सीमा शुल्क को सरकार केवल इसी रूप में प्रयोग नहीं करती है कि राजस्व की प्राप्ति हो जाए, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन भी जो है वो एक फैक्टर होता है। यहां तक बात समझ में आ गया? कि प्याज का बस मैंने एग्जांपल दिया था, अभी देखिएगा आप लोगों को अक्सर सुनने को मिलेंगी इस तरह की खबरें। ये भी समझ में आ गया? ठीक, तो ये था आपका क्या बोलते हैं सीमा शुल्क। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या है कि सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक ना, अभी आगे बताऊंगा। सीमा शुल्क को ठीक ना, जीएसटी में इसको शामिल नहीं किया गया है। अभी बस पहुंचने वाले हैं हम लोग जीएसटी पर, तो उस टाइम बताऊंगा कि जीएसटी में कई सारे जो है वो टैक्सेस को साथ में मर्ज कर दिया गया है, बट कस्टम्स इज नॉट वन ऑफ देम, या कस्टम ड्यूटी इज नॉट वन ऑफ देम। यहां तक क्लियर है? चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो अब अगले अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, जो कि क्या है, जो कि है सर्विस टैक्स या सेवा कर। सर्विस टैक्स, अब जरा देखिए, अभी हमने देखा क्या, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है वो क्या लग रहा है, वो वस्तुओं पर लग रहा है, ठीक, लेकिन लेकिन सेवाओं पर नहीं लग रहा। तो जब सेवाओं की बिक्री की जाती है ना, देश में हो देश से बाहर हो कहीं भी, ठीक ना, तो उस पर जो टैक्स लगता है, सेवाओं पर जो कर लगता है उसको क्या कहते हैं, सेवा कर या सर्विस टैक्स। सेवा पर लगने वाले कर को सर्विस टैक्स कहते थे, ठीक ना। इसकी वसूली केंद्र सरकार करती थी, केंद्र सरकार करती थी। क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस सेवा कर को अब जीएसटी में शामिल कर दिया गया, जीएसटी में शामिल। पहले यह एक अलग कर हुआ करता था, अब जीएसटी के अंतर्गत ही इसको शामिल कर लिया गया है। तो यानी कि सेवा कर वर्तमान में सेवा कर के रूप में नहीं है, ये जो है वो जीएसटी का पार्ट बन गया है। यहां तक बात समझ में आ गया? ये है सेवा कर। सेवा कर के बाद हम लोग देखने वाले हैं किसको, हम लोग देखने वाले हैं एक्साइज ड्यूटी, यानी कि हम क्या देखने वाले हैं, उत्पाद शुल्क। एक्साइज, उत्पाद शुल्क। क्या है एक्साइज ड्यूटी, जरा बात को समझिएगा। उत्पाद शुल्क भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क भी क्या है, एक प्रकार का यह अप्रत्यक्ष कर है, ठीक, लेकिन इसकी वसूली मात्र विनिर्मित वस्तुओं पर की जाती है, विनिर्मित वस्तुओं पर। अब देखिए, शुल्क देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वस्तुओं पर लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक। लेकिन उत्पाद शुल्क विनिर्मित वस्तुओं पर होता है। वस्तुएं कई प्रकार की हो सकती है ना, लेकिन ये विनिर्मित वस्तुओं पर, यानी कि जिसमें वैल्यू एडिशन कुछ किया गया हो, ठीक ना, कुछ विनिर्माण किया गया हो, जैसे कि मान के चलिए आटा से ब्रेड बना दिया या आटा से बिस्कुट बना दिया, तो ये सब विनिर्मित उत्पाद है। तो विनिर्मित वस्तुओं पर इसकी वसूली की जाती थी, ठीक ना। इसकी वसूली तब होती थी जब कोई विनिर्मित वस्तु जो है वो अपने कारखाने से बाहर निकलता था, तब होती थी।
ठीक ना। कारखाने के अंदर पड़ा हुआ है तब तक नहीं, जब कारखाने से बाहर निकलना है, गेट से बाहर निकलना है, तब उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। और दो तरह का उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। पहले को कहते थे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और दूसरे को कहते थे राज्य उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य उत्पाद शुल्क, ठीक ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली जो है वो केंद्र सरकार करती थी, और राज्य उत्पाद शुल्कों की वसूली जो है वो राज्य सरकारें करती थी, ठीक ना। सामान्यतः अफीम हो गया या शराब हो गया, इन पर जो है वो उत्पाद शुल्क की वसूली राज्य सरकारों का ही पूरा अधिकार हुआ करता था, और बाकियों पर केंद्र सरकार भी वसूल किया करती थी। हालांकि इस उत्पाद शुल्क को वर्तमान में जीएसटी के अंतर्गत ला दिया गया है। खाली कुछ उत्पाद जो जीएसटी के दायरे के अंतर्गत नहीं है, उन पर आज भी जो है वो राज्य उत्पाद शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो वसूला जाता है। ठीक, इस पॉइंट को लिख लीजिए कि शराब हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे उत्पाद जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उन पर आज भी केंद्रीय और राज्य उत्पाद शुल्क की वसूली होती है। उन पर आज भी उत्पाद शुल्क, उत्पादन शुल्क या उत्पाद शुल्क की वसूली होती है। पर उत्पाद शुल्क की आज भी वसूली होती है। बाकी सभी विनिर्मित उत्पादों को अब जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है, ठीक ना। ये शराब और पेट्रोलियम भी जो है वो विनिर्मित उत्पाद है, पता है ना। शराब जो है वो बनता है ना किसी चीज से, तो विनिर्माण हो रहा है। पेट्रोलियम वो भी क्रूड ऑयल से बनता है, तो वो भी विनिर्मित उत्पाद है। तो इन दोनों पर आज भी उत्पाद शुल्क की ही वसूली होती है। बाकी उत्पाद जो है वो जीएसटी के दायरे के अंतर्गत ला दिए गए हैं। बाकी विनिर्मित उत्पाद बाकी के चलिए से अन्य विनिर्मित उत्पाद जीएसटी के दायरे में आते हैं। ठीक ना, अन्य विनिर्मित उत्पाद जीएसटी के दायरे के अंतर्गत आते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही? ये है उत्पाद शुल्क से संबंधित कहानी। अब जरा बात को समझिएगा। अगला टैक्स जो है वो किससे संबंधित है? उसको हम कहते थे राज्य बिक्री कर या स्टेट सेल्स टैक्स कहते थे उसको। ये सारे जो है वो अलग अलग तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य बिक्री कर। स्टेट सेल्स टैक्स क्या है? राज्य बिक्री कर। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक, इसकी वसूली राज्य सरकारें जो है वो वस्तुओं की बिक्री पर करती है। ठीक ना, जैसे कि उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था क्या कि कारखानों में विनिर्माण होने के बाद जैसे ही कारखानों से निकल रहे हैं तभी वसूली हो जाती थी। इसको कब वसूला जा रहा है? कि जब बिक्री हो रही हो तब।
ठीक ना। इस व्यवस्था में क्या होता था कि राज्य सरकारें पूरी तरह से स्वतंत्र होती थी, क्योंकि राज्य सरकारों को वसूलना है तो वो अपने हिसाब से जो है वो अलग अलग चार्ज लगाती थी। राज्य सरकारें पूरी तरह से स्वतंत्र थी इस व्यवस्था में। राज्य सरकारें वसूलती हैं बिक्री पर, वसूलती थी बिक्री पर। बात को समझिएगा, यहां पर मैं 3-4 टैक्स बता चुका हूं। कस्टम्स ड्यूटी या सीमा शुल्क, ये अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं के व्यापार आयात निर्यात पर लगता था। सर्विस टैक्स सेवाओं पर मतलब लगता है, सीमा शुल्क तो आज भी लगता है। सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर, ये सेवाओं के खरीद बिक्री पर जो है वो लगता था। इसके बाद हमने बात की किसकी, एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क की। मैंने बताया कि केवल विनिर्मित वस्तुओं जैसे ही वो अपने कारखाने में विनिर्माण के बाद निकलते थे तो उनके ऊपर लग जाता था, ठीक ना। मैंने बताया कि ज्यादातर विनिर्मित उत्पाद जो है वो अब जीएसटी के दायरे के अंतर्गत आ गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों वसूलती थी, लेकिन अभी भी कुछ है जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि क्या हो गया, शराब हो गया, ये सब अभी भी किसमें, इसके दायरे में नहीं आते हैं, जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो उन पर आज भी लगता है। अब हम अगले टैक्स की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, स्टेट सेल्स टैक्स। ये राज्य सरकारें वसूलती थी किस पर, बिक्री पर। जब इन उत्पादों की बिक्री होती है, फाइनल बिक्री होती है, तब वसूला जाता था इनको। और चूंकि राज्य सरकारें वसूलती थी और राज्य सरकारें लगाती थी, तो इस कारण से राज्य सरकारें स्वतंत्र हुआ करती थी कि वो जितना चाहे अपने हिसाब से लगा सके, ठीक ना। यानी कि अलग अलग राज्य सरकारें अपने यहाँ अलग अलग स्टेट सेल्स टैक्स रख सकती थी। लगाती थी, अतः विविधता, अतः राज्यों में भिन्नता। ठीक ना, अतः राज्यों में भिन्नता। आज भी देख लीजिए ना, आज भी पेट्रोल डीजल पर ये भी लगता है, स्टेट सेल्स टैक्स भी लगता है। अरे वो भी लगता है, उत्पाद शुल्क भी लगता है, वो तो जब मतलब वो रिफाइन होके जब फैक्ट्री से बाहर आ रहा है तभी लग जाता है उत्पाद शुल्क। तो उसके अलावा ये टैक्स भी लगता है, स्टेट सेल्स टैक्स भी लगता है, ठीक ना। अब देख लीजिए, अलग अलग राज्य सरकारों का अपना अपना है क्षेत्राधिकार, अपनी इच्छा से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना स्टेट सेल्स टैक्स लगाना है। यही कारण है कि आप यूपी से एमपी में चले जाइए, वहां पेट्रोल की कीमत अलग है। आप यूपी से बिहार में चले जाइए, वहां पेट्रोल की कीमत और डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपना अपना टैक्स लगा सकती हैं, स्टेट सेल्स टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ रहा? अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग स्टेट सेल्स टैक्स लगा सकती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है वो राज्य सरकारों के नियंत्रण में होता है। इस कारण से क्या होता था, पहले जीएसटी से पहले वस्तुओं की कीमतों में राज्यों के संदर्भ में भारी अंतर देखने को मिलता था। ठीक ना, वस्तुओं की कीमतों के संदर्भ में राज्यवार जो है वो भारी अंतर देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि हर राज्य अपने हिसाब से क्या करता था, अलग अलग स्टेट सेल्स टैक्स लगाता था, ठीक ना। उत्पाद शुल्क भी लगता था और सेल्स टैक्स भी, स्टेट सेल्स टैक्स भी लगता था, दोनों लगते थे। ये क्लियर रहिएगा, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा आपके दिमाग में। ये तो सर अभी तो बताया कि उत्पाद शुल्क लगता है, अरे वो भी लगता था, ये भी लगता था, दोनों लगता था। ऐसा थोड़ी है कि एक ही टैक्स लग सकता है, ठीक। वो कब लग रहा है, जब विनिर्माण होकर फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है तब जो लग रहा है उसको कहते थे हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और ये बिक्री के टाइम जो लग रहा है, जब फाइनल कंज्यूमर को बेचा जा रहा है, उस टाइम जो एडिशनल टैक्स जोड़ दिया जाता था उसको कहा जाता था स्टेट सेल्स टैक्स, ठीक ना। अब देखिए, चूंकि अलग अलग राज्यों में भिन्नता थी तो इसका फायदा जो है वो कुछ बड़े राज्य उठाते थे जहां पर अधिक उपभोग होता था या अधिक उत्पादन होता था। ये क्या करते थे, कुछ राज्य जहां अधिक उपभोग हो रहा है
अधिक उपभोग है तो ये क्या करते थे, अब अधिक उपभोग है यानी कि नंबर ज्यादा है ना, नंबर ज्यादा है इनके पास खरीदने वालों की, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इनको थोड़ा अगर ये कम भी कर दे ना, मतलब टैक्स के रेट में अगर थोड़ी कमी भी कर दे तो भी चूंकि खरीदने वाले ज्यादा है तो इनको जो है वो राजस्व की पर्याप्त जो है वो आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती थी। अरे ये वैसे ही है कि 5 सामान बेच लो 100 रुपए के मार्जिन पर, तो कितना कमाओगे 500 रुपया, या फिर 100 सामान बेच लो 5-5 रुपए के मार्जिन पर, तब भी कितना कमाओगे 500 रुपया। अब एक बात बताइए, अगर आप 5 रुपए का ही मार्जिन रख रहे हैं और एक तरफ आप 100 रुपए का मार्जिन रख रहे हैं, तो 100 रुपए वाला मार्जिन वाला सामान जो है वो तो बहुत महंगा होगा ना, और 5 रुपए के मार्जिन वाला सामान बहुत सस्ता होगा, तो इसकी बिक्री और ज्यादा बढ़ेगी ना, 100 से ये आगे बढ़कर 1000 रुपया का 1000 सामान बेचने लग जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही बड़े राज्य या जहां पर उपभोग ज्यादा होता था ना, चूंकि संख्या ज्यादा है वहां, तो इसीलिए उनको पर्याप्त आपूर्ति हो जाती थी, तो ये क्या करते थे, अपने यहाँ राज्य बिक्री कर को घटा देते थे। तो घटा देते थे। ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं जहां उपभोग ज्यादा हो रहा है, जहां उपभोग ज्यादा हो रहा है, चूंकि नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा भी यदि सबसे टैक्स लिया जाएगा तब भी ठीक ठाक मात्रा में आ जाएगा। जबकि एक दूसरा राज्य जहां पर उपभोग ही कम हो रहा है तो वहां पर पर्सन से उन्हें ज्यादा ज्यादा लेना होगा, तब वो इनके बराबर कर पाएंगे कर संग्रह, ठीक ना। तो चूंकि जो बड़ा राज्य है जहां उपभोग ज्यादा है, वो ज्यादा संख्या में लोग कर रहे हैं और कम कम भी टैक्स ले रहे हैं, तब भी इनका पर्याप्त हो जा रहा है, तो ये क्या करते थे, टैक्स रेट को और कम कर देते। तो इससे क्या होता था कि आस पड़ोस के राज्य के लोग भी उपभोग करने के लिए इसी राज्य में आ जाते थे। तो आस पड़ोस के राज्यों के उपभोग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। कम से कम सीमावर्ती इलाकों में तो जरूर देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, मान के चलिए यूपी बिहार का बॉर्डर, बलिया, छपरा, सिवान, अब सिंपल सी बात है, मान के चलिए कि कोई सामान अगर बिहार में सस्ता मिल रहा है तो सिंपल सी बात है लोग जो है वो जो बॉर्डर वाले हैं वो जनरली वहां से मंगवाना प्रेफर करेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यूपी सरकार का राजस्व प्रभावित होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो दूसरे राज्य से सामान मंगवा ले रहे हैं। तो इसमें ये भी एक समस्या होती, जिसके कारण क्या होता था कि कुछ राज्यों को नुकसान पहुंचता था। ठीक ना, कुछ राज्यों को राजस्व का नुकसान होता था, तो ये एक समस्या देखने को मिल रही थी। इतना ही नहीं, देखिए बात क्या है, इस कहानी को समझ लीजिएगा तभी जीएसटी समझ में आएगा। ये जो अगला पॉइंट बताने वाला हूं, क्या होता था कि एसएसटी स्टेट सेल्स टैक्स के कारण भारत में कर के ऊपर कर का प्रभावी प्रभाव देखने को मिलता था। ये की टर्म है, कर के ऊपर कर का प्रभावी प्रभाव देखने को मिलता था। कर के ऊपर कर का प्रभावी प्रभाव देखने को मिलता था। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ओवर टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ओवर टैक्स।
अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है, लिख तो दिया सर आपने कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ओवर टैक्स का मतलब क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। जरा ध्यान से सुनिए, ठीक ना, अगला 5 मिनट जो है पूरे फोकस के साथ सुनिएगा, नहीं तो फिर जीएसटी भी आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसी समस्या का निराकरण करने के लिए जीएसटी को भी लाया गया है। जरा सुनिए, मैंने क्या बताया कि पहले जीएसटी से पहले क्या चल रहा है, एक तो लग रहा है एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क लग रहा है, उत्पाद शुल्क कब लग रहा है, जैसे ही फैक्ट्री के बाहर निकल रहा है उत्पाद, यानी कि मान के चलिए, कहानी को समझिएगा, 10 रुपए का गेहूं था, इस 10 रुपए की गेहूं में क्या हुआ है, कुछ क्या बोलते हैं वैल्यू एडिशन हुआ है, फैक्ट्री में गया, इसको पिसाया उसाया गया और इसको बनाया गया, और इस 10 रुपए के इससे क्या बनाया गया, बिस्किट बनाया गया। उस बिस्किट का मान के चलिए प्राइस था वो 50 रुपए था। अरे बढ़िया वाला बनवाए हैं, वो सब वाला जो नहीं आता है, कौन कौन सा, अरे वो जो का जादू, अरे मॉम्स मैजिक वगैरह टाइप का थोड़ा सा बढ़िया ब्रांड वाला बिस्किट बनवाए हैं, तो सब आता है ना, कौन कौन सा, एक तो जिसके अंदर चॉकलेट चॉकलेट भरा रहता है, क्या तो डार्क फैंटेसी टाइप का, ठीक ना, वो सब टाइप वाला बिस्कुट बनवाए हैं, बढ़िया वाला बनवाए, बनाना ही है तो फिर पार्ले जी ही खाते रहिएगा, ठीक ना, तो ओरियो ओरियो टाइप का जो है वो बनवाया है। चलिए, तो 50 रुपए का बिस्कुट बनवाया, 10 रुपए का था, गेहूं चावल गेहूं वगैरह जो भी अपना उसमें यूज हुआ है, ठीक, 50 रुपए का बिस्कुट बना। ये बिस्कुट जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला ना, मान के चलिए इसके ऊपर 10% टैक्स लग गया, तो इसकी कीमत क्या हो गई, अब 55 रुपए हो गई, 10% टैक्स लग गया, 50 रुपया का था उस सामान, पूरा बनाने में खर्च पड़ा 50 रुपया, जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला उस पर उत्पाद शुल्क लग गया, तो यानी कि क्या लग गया, 55 रुपया। अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए, अब यही 55 रुपए का सामान जब मार्केट में बिकने जा रहा है तो इसके ऊपर लग जा रहा है राज्य बिक्री कर, क्या लग जा रहा है इसके ऊपर, राज्य बिक्री कर। राज्य बिक्री कर किस पर लगेगा, अब इस 55 रुपए पर लगेगा, मान के चलिए इस 55 रुपए पर 10% राज्य बिक्री कर लग गया, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 55 का 10% यानी कि 5.5 रुपया, यानी कि 61 रुपया, वरना यानी कि फाइनली जो आपको वो बिस्कुट मिला वो कितने का मिला, वो मिला 61 रुपया का मिला ना, ठीक। अब जरा सोच के देखिए, यहां पर जरा सोच के देखिए, इस 55 रुपए में 50 रुपया तो चलिए उस उत्पाद का मूल्य था, लेकिन ये जो 5 रुपया बाद में एक्स्ट्रा जुड़ा था, ये तो ऑलरेडी एक टैक्स था ना, ये तो टैक्स था। अब एक बात बताइए, जब इस 55 रुपया पर हम 10% टैक्स लगा रहे हैं, तो यानी कि 50 रुपया वाले उत्पाद पर तो 10% टैक्स लग ही रहा है, साथ ही साथ इस 5 रुपया जो ऑलरेडी एक टैक्स है, इस टैक्स के ऊपर भी तो टैक्स लग गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहली बार जब हमने टैक्स लगाया तब क्या हुआ कि सीधे उत्पाद के ऊपर टैक्स लगा, लेकिन जब दोबारा हमने टैक्स लगाया फाइनल प्राइस के ऊपर, तो क्या हो गया कि इस टैक्स, ये जो 5 रुपया है ये तो टैक्स है ना, ये 5 रुपया तो टैक्स है, मैं क्या कह रहा हूं कि अब इस टैक्स के ऊपर भी 10% टैक्स लग गया। इसी को कहा जाता है कर के ऊपर कर का प्रभाती प्रभाव। This is what is known as the cascading effect of tax over tax, यानी कि एक कर के ऊपर दूसरा कर लगा देना, दिख रहा है। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण क्या हो रहा है, वो जो लोग हैं वो टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा। ये तो मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया, जरा सोच के देखिए, यदि उत्पाद बार बार हो रहा हो, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं, मान के चलिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्या, आयरन ओर, आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा, कच्चा लोहा ये गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ये क्या बन के निकला, स्टील, स्टील बना। अब एक बात बताइए, स्टील बन के जैसे ही ये फैक्ट्री से बाहर निकला, इसके ऊपर टैक्स लग गया, मान के चलिए 10% टैक्स, ठीक, 100 रुपया इसकी कीमत, इसके ऊपर 10% टैक्स, यानी कि निकलते ही ये कितने का हो गया, ये हो गया 110 रुपए का। अब यही स्टील मान के चलिए कहां गया, ये स्टील गया किसी कार फैक्ट्री में, कार फैक्ट्री में। अब जैसे ही कार बना इससे,
कार मान के चलिए, कार में स्टील पर आपने ऑलरेडी टैक्स दे रखा है 110 रुपया, 10 रुपया आपने टैक्स दे रखा है। लेकिन जब कार फैक्ट्री में गया और ये कार में यही स्टील यूज हुआ, ये कार जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकली फिर इस पर लग गया मान के चलिए 15% टैक्स। अब एक बात बताइए, जब हमने पहले ही टैक्स दे रखा है 10 रुपया, इसी 10 रुपए पर ना तुम 15% फिर से लगा रहे हो। बात समझ में आ रहा? अब मान के चलिए यही कार आगे गया बिकने के लिए, तो बिकते वक्त जो है एसएसटी और लग गया। आप जरा सोच के देखिए, यहाँ पर ये 10 रुपया भी टैक्स है, इस 10 रुपया के ऊपर 15% टैक्स लगा, वो भी टैक्स है, और उस टैक्स के ऊपर भी अब जो है वो एसएसटी के रूप में एक और टैक्स लग जाएगा। यानी कि केवल मूल्य पर ही टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। लिखा? बात समझ में आया? देखिए पिछले वाले एग्जांपल से समझिए, इस 5 रुपए पर भी टैक्स लग रहा है, जो कि ऑलरेडी अपने आप में एक टैक्स था। ठीक ना? इसी को कहते हैं कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव। यानी कि इस एसएसटी वाले सिस्टम के कारण क्या देखने को हमें मिल रहा था कि कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव देखने को मिलता था। इतना ही नहीं, डुअल टैक्सेशन देखने को मिलता था, दोहरा कर। दोहरा कर की समस्या क्या है कि एक ही चीज पर 2-2 बार 3-3 बार टैक्स लग जा रहा है। ठीक ना? दोहरा कर की समस्या देखने को मिल रही थी, इसको कहते हैं डुअल टैक्सेशन। दोहरे कर की समस्या देखने को मिल रही थी कि एक ही वस्तु पर पहले एक्साइज भी लगा, फिर उसके बाद एसएसटी भी लगा। ठीक ना? और भी 2-3 तरह के अभी बताऊंगा, और भी तरह के टैक्स लगते थे कि स्टेट में एंट्री टैक्स अलग 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 तरह के बहुत सारे टैक्स लग जाते थे। तो इसके कारण क्या है, दोहरे कर की समस्या देखने को मिलती थी। अब जरा सोच के बताइए, अगर एक ही वस्तु पर बार बार कर लगेगा, या फिर मान के चलिए कर के ऊपर ज्यादा बार कर लगेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वो वस्तु महंगी हो जाएगी ना। इसके कारण वस्तु महंगी होती चली जाएगी, जितनी बार टैक्स लगाओगे इतना महंगा होता चला जाएगा। अब अगर वस्तु महंगी होती चली जाएगी तो इसकी मांग जो है वो कम होगी। मांग कम होगी, मांग यदि कम होगी तो उत्पादन घटेगा। सॉरी, मांग यदि कम होगी तो क्या होगा, उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा तो देश की समृद्धि प्रभावित होगी, जीडीपी प्रभावित होगी। बात समझ में आ रहा? ये नकारात्मक प्रभाव है। खाली टैक्स वसूलने के चक्कर में यदि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहेगा, या एक ही वस्तु पर 2-2 3-3 बार अगर टैक्स लगता रहेगा, तो इसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी कि मांग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई ज्यादा है। महंगाई महंगी मतलब वो वस्तु महंगी जाता है, मांग कम होगा तो उत्पादन गिरेगा, उत्पादन गिरेगा तो जीडीपी घटेगा। यहां तक बात समझ में आ रहा? ठीक ना? तो इसी एसएसटी से उत्पन्न समस्या को खत्म करने के लिए, इसी राज्य बिक्री कर से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए एक नई कर को लाया गया जिसका नाम था वैट। वैट क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। एडेड कर। मूल्यवर्धन कर कह सकते हैं। जितना मूल्य उसमें बढ़ा है ना, उस पर लगने वाले टैक्स को हम क्या कहेंगे, मूल्यवर्धन कर, या उसी को हम क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। जरा समझिएगा इसके अंतर्गत क्या किया गया। इसके अंतर्गत किया गया कि जितना बस वैल्यू ऐड हो रहा है ना, उतने पर ही टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 10 रुपए का मैंने गेहूं खरीदा था, गेहूं खरीदा, ₹10 का मान के चलिए मैंने क्या किया है, गेहूं खरीदा है। इस 10 रुपए के गेहूं को मैं फैक्ट्री में ले गया और मैंने इससे 20 रुपए का बिस्कुट बनाया। बिस्कुट कितना का बना, 20 रुपए का। अब जरा मुझे बताइए कि इसमें वैल्यू एडिशन कितने का हो रहा है, 20 माइनस 10, यानी कि 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है। मूल्यवर्धन तो 10 ही रुपए का हुआ ना। यानी कि वैट का क्या कहना था कि इस 20 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि पहले क्या हो रहा था कि 20 रुपए पर पूरा टैक्स लगता था, अब 20 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, केवल मूल्य वर्धित हिस्से पर ही टैक्स लगेगा। यानी कि मान के चलिए इस 10 रुपए पर यदि 10% टैक्स लगाया जाएगा तो फाइनल प्राइस क्या होगा यहाँ पर, 21 रुपए।
अगर मान के चलिए इस पूरे 20 पर 10% लगा दिया जाता तो 22 रुपए हो जाता। ठीक, तो वैट का क्या कॉन्सेप्ट था कि केवल मूल्यवर्धन वाले हिस्से पर ही टैक्स लगेगा। दूसरा एग्जांपल दूं, दूसरा एग्जांपल देखिए, मान के चलिए स्टील किससे बनाना है, आयरन ओर से बनाना है, आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा। मान के चलिए मैंने कच्चा लोहा खरीदा 1000 रुपए, 1000 रुपए क्विंटल मान के चलिए मैंने कच्चा लोहा खरीदा। इस 1000 रुपए एक क्विंटल से मैंने कितना किया, 5000 का स्टील बना दिया। एक बात बताइए, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है 4000 रुपए का। अब अगर 4000 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है तो इस वैल्यू एडिशन वाले हिस्से पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ठीक ना, इस 4000 रुपए पर जो टैक्स लगेगा उसी को क्या कहेंगे, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसी को क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। अब जरा समझ के कहानी को आगे बढ़ाइए। तो वैल्यू एडेड टैक्स के लागू करने से उम्मीद थी कि कर के ऊपर कर का आपाती प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, इससे दोनों चीज हो रहा है। अब केवल वैल्यू एडिशन वाले पर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस 1000 रुपए पर बार बार टैक्स नहीं लगेगा। मान के चलिए इसी स्टील को यूज किया जा रहा है कार बनाने में, कार बनाने में, और कार की कीमत मान के चलिए 7 लाख है या 70,000 है, तो 70,000 में से ये 5000 घटा दिया जाएगा, यानी कि 65,000 पर ही टैक्स लगेगा। तो उम्मीद क्या थी इससे, उम्मीद थी कि ये जो है ये दोनों समस्याओं का निराकरण करेगा। कौन सी दोनों समस्याओं का, पहला तो दोहरा कर, क्यों, क्योंकि देख लीजिए इस 1000 रुपए पर दोबारा अब टैक्स नहीं लगा है कभी भी। क्यों, क्योंकि केवल वैल्यू एडिशन वाले पर लगा, केवल वैल्यू एडिशन वाले पर लगा, तो दोहरा कर की समस्या को ये समाप्त कर देगा, ऐसी उम्मीद। दूसरा, ये कर के ऊपर कर के प्रपाती प्रभाव को भी समाप्त कर देगा। क्यों, क्योंकि इस वाले हिस्से पर अब दोबारा टैक्स नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 5000 वाले में इस वाले पर तो टैक्स लग गया ना। यहाँ जो 70,000 जब इसका फाइनल प्राइस हुआ है तो उसमें से तो 65,000 वाले पर ही लग रहा है। तो उम्मीद थी कि ये दोहरा कर वैट जो है, उम्मीद थी, वैट को लाया ही इसीलिए गया था कि वैट लाने से क्या हो जाएगा, दोहरा कर एवं कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये उम्मीद थी कि इसके लाने से दोहरा कर एवं कर के ऊपर कर का हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, पूरे सिस्टम में ये था कि वैट कौन लगाएगा, जहां उस राज्य में लगाया जाएगा वैट जहां पर क्या हो रहा है कि इसका उपभोग हो रहा है, वस्तु का फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, वहां पर क्या लगाया जाएगा, वैट। यानी कि वैट जो है वो उपभोक्ता राज्य लगाएगा। अब जरा सोच के देखिए, मान के चलिए कि कोई उत्पाद यूपी में उत्पन्न हुआ है और वो चला गया कहां, वो चला गया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में उसका उपभोग हो रहा है। अब वैट सिस्टम में वैट लगाने का अधिकार किसके पास है, उपभोक्ता राज्य के पास। तो इसका मतलब तो इसमें से राजस्व की प्राप्ति किसको होगी, केवल मध्य प्रदेश को होगी, उत्तर प्रदेश को तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक ना, तो ये समस्या थी इस वैट में। इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया कि केंद्रीय बिक्री कर आरोपित किया गया, इसीलिए क्या किया गया, सीएसटी आरोपित किया गया, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। केंद्रीय बिक्री कर आरोपित किया गया। ये केंद्रीय बिक्री कर क्या होता था, ये केंद्रीय बिक्री कर वो राज्य वसूलता था जहां पर उस वस्तु का वास्तव में उत्पादन हुआ है। यानी कि अगर यूपी से कोई वस्तु उत्पादित होकर मध्य प्रदेश गई है तो उस पर वैट वसूलने का अधिकार मध्य प्रदेश का है, लेकिन सीएसटी केंद्रीय बिक्री कर वसूलने का अधिकार किसका है, उत्तर प्रदेश का। बात समझ में आ रहा। अब जरा सोच के देखिए
फिर तो वही कहानी शुरू हो गई ना जिसके लिए ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी। फिर से वही समस्या स्टार्ट हो गई कि कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव फिर दिखने लग गया। एक ही वस्तु पर वैट भी लग रहा है, एक ही वस्तु पर सीएसटी भी लग रहा है। तो फिर से क्या हो गया, इस व्यवस्था में ये कमी थी, वैट में ये कमी थी, और इसी कमी को पूरी करने के लिए सीएसटी लाया गया, और इस सीएसटी के लाने के कारण पुनः दोहरा कर और कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव, फिर से दोहरा कर और कर का प्रपाती प्रभाव, ये उत्पन्न होने लग गया फिर से, ठीक ना। ये दोनों समस्या के रूप में फिर से उत्पन्न होने लग गई। इतना ही नहीं, समस्या केवल इतने पर ही नहीं थी, इसके अलावा कई सारे राज्य अपने राज्य में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई राज्य जो है वो अपने राज्य में उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाने हेतु बॉर्डर पर क्या लगाते थे, प्रवेश शुल्क लगाते थे। अपने राज्य की सीमा पर हेतु अपने राज्य की सीमा पर सीमा शुल्क लगाते थे, प्रवेश शुल्क लगाते थे। ठीक ना, अपने राज्य में उत्पादन को बढ़ाने हेतु राज्य की सीमा पर प्रवेश शुल्क लगाते थे। मतलब क्या है इसका, मतलब है जैसे सीमा शुल्क जब हम लोग पढ़ रहे थे, कस्टम ड्यूटी पढ़ रहे थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था ना कि इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो राजस्व बढ़ाना ही नहीं होता है, इसका एक बड़ा उद्देश्य होता है कि सरकार चाहती है कि इस चीज का उत्पादन हम अपने देश में बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो क्या करती थी, निर्यात शुल्क को बढ़ा देती थी ना। तो इसी तरह से आयात शुल्क को बढ़ा देती थी ना, ठीक। तो इस तरह से क्या करती थी, राज्य सरकारें भी अपने राज्य की सीमा पर एंट्री के समय प्रवेश शुल्क लगाते थे। अब मान के चलिए जिस चीज का उत्पादन हम अपने राज्य में बढ़ाना चाहते थे, तो उस पर क्या करेंगे, हम सीमा शुल्क को बढ़ा दे, प्रवेश शुल्क को जो है वो बढ़ा देंगे, प्रवेश कर को जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक ना। प्रवेश कर, एंट्री टैक्स कहते थे, शुल्क नहीं, एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स लगा देते थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई तरह के जो है, हालांकि इसके अलावा भी भारत में कई अन्य तरह के भी जो है वो कर लगते थे, ठीक ना, अलग अलग क्षेत्रों में। जिसके कारण क्या हो रहा था कि वैट वाला जो है, ये वैट जो नया सिस्टम लाया था ना, ये अप्रत्यक्ष करों से संबंधित समस्या का पूरी तरह से निदान नहीं कर पा रहा था, यानी कि वैट जो है उन समस्याओं को पूरी तरह से डील कर पाने में विफल हो रहा था। इन्हीं विफलताओं के आलोक में बात किसकी प्रारंभ हुई, बात प्रारंभ हुई जीएसटी की। इसकी बात प्रारंभ हुई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक ना। बात किसकी प्रारंभ हुई, जीएसटी की। इसी को हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। क्या है वस्तु एवं सेवा कर, पूरी बैकग्राउंड में समझा चुका हूं आपको कि क्या है कर संबंधित समस्याएं। इसीलिए देखिए, पढ़ने का हमेशा यही तरीका होता है, हम किसी टॉपिक को पूरा ओवरव्यू में पढ़ते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम विच सेक्शन, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। हम जो है वो इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्या कि क्वेश्चन जो है वो किस डायमेंशन से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो हम पूरे टॉपिक को
एकदम क्रक्स से पढ़ते हैं, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने देखा कि भारत में विविध प्रकार के कर हैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित। क्या है कि उत्पाद शुल्क अलग लगता है, एसएसटी अलग लगता है, स्टेट सेल्स टैक्स लगा कर रहा है, उसके जगह जो है वो वैट लाया गया। लेकिन वैट में समस्या क्या हो रही थी कि जो राज्य उत्पादन कर रहे थे उनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए सीएसटी लाया गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स लाया गया। ठीक, अब सेंट्रल सेल्स टैक्स लाने के कारण क्या हो जा रहा है कि एक ही वस्तु पर दो बार कर लग जा रहा है, 2 से ज्यादा बार कर लग जा रहा है, जिसके कारण दोहरा कर, प्रवेश शुल्क लग जा रहा है, तेहरा कर, यानी कि एक ही वस्तु पर बार बार कर लग जा रहा है। इतना ही नहीं, कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव फिर से उत्पन्न होने लग गया। ठीक ना? तो इन समस्याओं के आलोक में क्या हो रहा था भारत में, इसके कारण क्या हो रहा था, भारत में वस्तुएं जो है वो महंगी हो रही थी। और अगर वस्तु महंगी होगी तो क्या हो जाएगा, उसका उत्पादन प्रभावित, मतलब उसकी जो है वो मांग प्रभावित होगी, मांग प्रभावित होगी तो उसका उत्पादन प्रभावित होगा और इससे देश की समृद्धि प्रभावित होगी। इसी कारण से एक महत्वाकांक्षी कर सुधार के रूप में या आजाद भारत या भारत में आजादी के बाद से सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार के रूप में जीएसटी को लाया गया, वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया। बात को समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी को लाया गया है अप्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु। सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक ना? स्टेटमेंट के रूप में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, प्रत्यक्ष करों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए लाया गया है। प्रत्यक्ष करों में ये सुधार के उद्देश्य से लाया गया है। ठीक, सबसे पहला देश जिसने इसको लागू किया, उस देश का क्या नाम था? उस देश का नाम था फ्रांस। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया। ठीक ना? इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कि फ्रांस विश्व का पहला देश बना। ठीक है, फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया। इतना ही नहीं, फ्रांस के बाद वर्तमान में लगभग 160-70 के आसपास विश्व में ऐसे देश हैं जहां पर जीएसटी की व्यवस्था चल रही है। भारत एकमात्र देश नहीं है। ठीक ना? लगभग विश्व में 160-70 ऐसे देश हैं जहां पर जीएसटी को लागू किया जा चुका है। भारत में जीएसटी को लागू करने की सिफारिश आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2003 में ही कर दी गई थी। किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। याद आ रहा है केलकर टास्क फोर्स? कहां पढ़ाया था आप लोगों को? केलकर टास्क फोर्स मैंने पढ़ाया था जब मैं आप लोगों को FRBM एक्ट 2003 पढ़ा रहा था तब। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, याद आ रहा है? FRBM एक्ट, वहां पर मैंने आपको केलकर टास्क फोर्स के बारे में बताया था। तो 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने ही जीएसटी को लागू करने की सिफारिश सबसे पहले दी थी। ये पॉइंट समझ में आया? ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इनफैक्ट उस टाइम जो है इस बात को बहुत सीरियसली भी लिया गया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा। 2003-4 के बाद से तो आपको पता ही है ना, कांग्रेस का शासन चला था ना, मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक ना? तो कांग्रेस शासन के दौरान संसद द्वारा 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। 115वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। तो जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा ना उस टाइम आपको ये डिटेल में बताया जाएगा कि टैक्स वगैरह से रिलेटेड जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है ना, इस तरह के अगर कोई कानून पास करवाने होते हैं, अगर इन तरह के जो है अगर संविधान संशोधन करना होता है तो ये सबसे कठोर तरीके से होता है। सबसे कठोर तरीके का क्या मतलब है कि इसमें संसद का तो विशेष बहुमत चाहिए ही होता है।
संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही होता है, साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है, प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है। ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं कि इस तरह के जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं जो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के भी कर प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। तो संघवाद का ढांचा आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, केंद्र राज्य संबंध को संघवाद के अंतर्गत आते हैं। तो जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है ना, तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए उनको क्या करना होता है, संसद से तो विशेष बहुमत से पास कराना ही होता है, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों द्वारा भी उनको अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसा ही विधेयक था 115वां संविधान संशोधन विधेयक। परंतु आपको बताऊं कि 115वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लागू नहीं हो पाया, ये फेल हो गया। ठीक ना, अरे बिल जब पास होता है ना, ये जब विधेयक सदन से पास हो जाता है तो यही जो है वो क्या बन जाता है, यही कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये पास ही नहीं हुआ, जब पास नहीं हुआ तो ये क्या रह गया, खाली विधेयक के रूप में ही रह गया, फेल हो गया वहीं पर। ठीक ना, क्यों बताया ना, सबसे कठिन वाला था। कठिन वाला क्या था कि दोनों सदनों से पास कराना होगा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो कि सदन के बहुमत से अधिक हो। आप पॉलिटी में पढ़िएगा इस चीज को, मतलब क्या है कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, जो कि सदन के आधे से अधिक हो कम से कम। ठीक ना, सदन के आधे से अधिक हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक, पॉलिटी में पढ़िएगा, मैं घुस नहीं रहा हूं क्योंकि समझाने में बहुत टाइम चला जाएगा और मैं पॉलिटी की तरफ चला जाऊंगा। ठीक, तो चूंकि कठिन था इसीलिए पास नहीं हुआ। फिर बाद में मोदी सरकार आई, मोदी सरकार में भी अरुण जेटली, भूतपूर्व जो अरुण जेटली जी हुआ करते थे, भारत के वित्त मंत्री रहे लंबे समय तक। पहली जब वो थी ना, फर्स्ट टाइम पीरियड था जब मोदी सरकार का, तो उसमें अरुण जेटली जी जो थे भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो उनके तत्वाधान में, उनके क्या बोलते हैं प्रयासों के कारण क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कई राज्यों को जो है वो समझाया गया और फिर से दोबारा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इस बार लाया गया 122वां संविधान संशोधन विधेयक। एक 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक ना, जो पास होकर कौन सा एक्ट बना, जो पास होकर बना 101वां संविधान संशोधन कानून बना। ये पास हो गया। एक बात देख लीजिए, हमेशा विधेयक जो होंगे वो संख्या में कानून से ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि कई सारे फेल भी तो हुए हैं। अरे 115वां ही देख लो, फेल हो गया। ठीक ना, तो वो कानून में परिवर्तित ही नहीं हो पाया। तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक और 101वां संविधान संशोधन कानून, ये दोनों टर्म याद रखिएगा। सीधे पूछा जा सकता है 101वां संविधान संशोधन कानून किससे संबंधित है, या सीधा पूछा जा सकता है 122वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। कानून के रूप में पास हुआ और भारत में जीएसटी का प्रारंभ हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पता है यूपीएससी कितनी बदमाशी करती है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक ना, पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 जिसमें जो है वो पॉलिटी वाला सेगमेंट आता है ना, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि संविधान संशोधन विधेयक 122वें ने कैसे कर के ऊपर कर के प्रभाती प्रभाव को खत्म किया। जाके देखिएगा 2019 के पेपर में यही पूछ रखा है। आप एक बात बताइए, जीएसटी आप कौन से पेपर में पढ़ के जाएंगे? जीएस पेपर 3 में पढ़ के जाएंगे ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ के जाएंगे। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीएस पेपर 2 में पूछ रहा है, पहली बात तो। और दूसरा, डायरेक्टली जीएसटी नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक। देख रहे हैं किस तरह से बदमाशी करके जो है वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए बोलता हूं कि आप तैयार रहिए, आपको मैं पूरी तरह से तैयार करूंगा। ठीक ना, क्यों? क्योंकि जब तक आपको पूरी कहानी नहीं पता होगी ना, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप आंसर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम व्हिच डायमेंशन।
वी कैन नॉट प्रिडिक्टेड है। ठीक, अब देख लीजिए, वे पीछे समझाया ना कर के ऊपर कर का प्रभाती प्रभाव का क्या मतलब होता है। आपको पता ही नहीं होगा तो कहां से समझा दीजिएगा। खाली रट लेने से नहीं काम चलने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है, एक व्यवस्था के रूप में जीएसटी भारत में लागू हुई। कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया। ठीक, कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था, लेकिन इसने क्या किया, अपने आघोष में यानी कि जीएसटी के अंतर्गत कई सारे अप्रत्यक्ष करों को साथ ही समेट लिया गया। कई अप्रत्यक्ष करों को अप्रत्यक्ष करों को इसके अंतर्गत समेट लिया गया। ठीक है, कई सारे अलग अलग अप्रत्यक्ष कर जो कुछ केंद्र सरकार लगा रही थी, कुछ राज्य सरकारें लगा रही थी, इन सब को जो है वो एक साथ समेट लिया गया। अब देखिए इसके क्या क्या फायदे हुए, इसके क्या क्या उद्देश्य थे, मुख्यतः जीएसटी लाने के क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले यदि उद्देश्य की बात करें, इसका सबसे पहला उद्देश्य था क्या, कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव खत्म करना। कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव समाप्त करना। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का तंत्र लाया गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का तंत्र लाया गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से जीएसटी के अंतर्गत कर के ऊपर का प्रपाती प्रभाव समाप्त कर दिया गया। जरा समझिएगा कैसे हुआ ये चीज, कैसे हुआ। असली तो वही गेम है ना, समझना कि आखिर हुआ कैसे। क्या कर दिया गया इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बोल दिया गया कि हम टैक्स तो लेंगे, लेकिन अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं है तो आपको आपका टैक्स जो है वो वापस कर दिया जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। जरा बात को समझिएगा कैसे। मान के चलिए क्या है कि 100 रुपए का आयरन ओर मैंने खरीदा, आयरन ओर मैंने खरीदा, तो खरीदते वक्त क्या होगा, मान के चलिए इस 100 रुपए पर 5% जीएसटी लग रहा है, ठीक ना। तो मैंने कितना पे किया इसके लिए, 105 रुपए पे किया। इसको किया जिससे मैंने आयरन ओर खरीदा था। ये समझ लीजिएगा, ये चक्र नहीं समझ में आएगा ना, जिंदगी भर जीएसटी समझने में दिक्कत रहेगी। पर एक बार अगर ये साइकिल समझ गए ना, आपको जीएसटी समझने में जिंदगी भर में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आयरन ओर खरीदा 105 रुपए का, क्यों, क्योंकि 100 रुपया उसका प्राइस था, 5% जीएसटी था। तो मैंने जिसको प्राइस दिया ना, उसने 100 रुपया अपने पास रख लिया और 5% यानी कि 5 रुपया जो है ये दे दिया इसने गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को दे दिया, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट का टैक्स था। अब मैंने ये जो 105 रुपए का आयरन और खरीदा ना, इससे मैंने बनाया स्टील, स्टील बनाया, स्टील बन के इसका प्राइस हो गया 500 रुपया, 500 रुपया हो गया। अब स्टील पर मान के चलिए 10% जो है वो जीएसटी है, 10% जीएसटी है। तो मैंने जिसको स्टील बेचा ना, मैंने उसको बेचा कितने का, 550 रुपए का, 10%, 500 रुपया प्लस जीएसटी। आप जाते हैं कहीं कुछ खरीदने के लिए तो आपको देता है ना कि इतना तो हमारा प्राइस है, इस पर इतना जीएसटी, तो 550 रुपया। अब ये जो 50 रुपया मैंने लिया, ये मैंने क्या किया, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया और ये बोला कि देखो मेरे नाम से पिछले वाले ने जो आपको ये 5 रुपया दिया था ना, वो मैंने कंजम्पशन नहीं किया है, मैंने उसका उपभोग नहीं किया है, मैंने उस प्रोडक्ट को आगे बेचा है।
तो क्या करो, मेरा जो 5 रुपया तुमको पिछले वाले ने दे रखा था ये मुझे वापस कर। गवर्नमेंट क्या करती है, ये 50 रुपए ले लेगी और ये 5 रुपए वापस कर देगी। इसी को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आईटीसी। ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि वो 5 रुपया मुझे वापस मिल गया और 50 रुपया मैंने जो अगले ग्राहक से लिया था वो सरकार को वापस दे दिया। यहां तक बात समझ में आया। अब मान के चलिए इस आदमी ने अगर स्टील को खुद कंज्यूम कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान के चलिए अगर इसने स्टील को यूज किया रॉ मटेरियल के रूप में, यानी कि मान के चलिए ये गया स्टील लेके और इसने क्या किया, इस स्टील से कार बनाया, और उस कार की कीमत कितनी हो गई, मान के चलिए हो गई 50,000। 50,000 पर मान के चलिए कार के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, कार के ऊपर मान के चलिए टैक्स लग रहा है, एग्जांपल बस बता रहा हूं, मान के चलिए 20% टैक्स लग रहा है। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 50,000 का 20% 10,000 हो जाएगा। यानी कि कितना प्राइस पर बिकेगा, ये बिकेगा 60,000 पर। अब जरा देखिए, इसमें से 50,000 तो मेरा है, लेकिन ये 10,000 जो है ये तो टैक्स है, तो मैं ये 10,000 जो है वो दूंगा गवर्नमेंट को, मतलब ये जो नेक्स्ट आदमी होगा ये देगा गवर्नमेंट को। और ये उस आदमी, ये गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि ये लीजिए 10,000 रुपया जो है ये टैक्स के रूप में, और मेरे से जो पिछला 50 रुपया लिया था ना, इसके थ्रू जो आपने 50 रुपया लिया था ये मुझे वापस कीजिए। क्यों, क्योंकि मैं फाइनल कंज्यूमर हूं ही नहीं, मैंने फाइनली इसको कंज्यूम किया ही नहीं है, मैंने तो आगे बेचा है इसको। तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट से इसको 50 रुपया इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा और 10,000 रुपया गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये है सिस्टम। दिख रहा है ना, कहीं भी टैक्स दोबारा नहीं लग रहा है, कहीं भी टैक्स दोबारा नहीं लग रहा है। इस कारण से इसने क्या किया, कर के ऊपर करके प्रपाती प्रभाव को समाप्त कर दिया। बात समझ में आ रहा है, अरे ये पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ, कहीं भी टैक्स दोबारा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि टैक्स तो वापस मिल जा रहा है ना। पिछला वाला मान के चलिए मैंने जो टैक्स यहाँ दे रखा था वो टैक्स तो मुझे वापस मिल गया, और हमेशा टैक्स जो है वो अगले आदमी पर ट्रांसफर होता जा रहा है, अगले आदमी पर ट्रांसफर होता जा रहा है, और टैक्स अंत में केवल वही अदा करेगा जो फाइनली कंज्यूम करेगा। बाकी पीछे वाले सबके टैक्स वापस मिल जाएंगे, रिफंड मिल जाएंगे। इसी सिस्टम को कहते हैं आईटीसी। इसीलिए मैंने लिखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र के माध्यम से कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव जो है वो समाप्त कर दिया गया। इस पूरे चक्र में देखा ना आपने, इस पूरे चक्र में देखा ना आपने कि जिसने भी टैक्स दिया था सबका टैक्स तो वापस मिलता जा रहा था। यहाँ जो मैंने टैक्स दिया वो मुझे वापस मिल गया, यहाँ इसने जो टैक्स दिया वो इसे वापस मिल गया। खाली एक आदमी टैक्स देगा जो फाइनल कंज्यूमर हो, ठीक ना, यानी कि केवल अंतिम आदमी ही टैक्स देगा। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं कि यह उपभोग आधारित कर है। दूसरा उपभोग आधारित कर है, जिसमें केवल अंतिम उपभोक्ता ही कर देता है। जिसमें केवल अंतिम उपभोक्ता ही कर देता है और बाकी सबके कर जो है वो वापस मिल जाते हैं। बाकी पूरी प्रक्रिया में दिए गए कर वापस मिल जाते हैं, कर वापस मिल जाते हैं। ये बात समझ में आई, पूरी प्रक्रिया में जितना भी कर दिया जाएगा वो सारा वापस मिल जाएगा, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा क्या है कि यह संपूर्ण कर व्यवस्था को सरलीकृत करने के लिए लाया गया, संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरलीकृत करने के लिए लाया गया। अलग अलग जगह अलग अलग तरह का टैक्स, इस राज्य में अलग, इस राज्य में अलग, तो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरलीकृत
किस तरह से करना है इसका सरलीकरण? सरलीकरण करना है, क्यों कि करने के लिए लाया गया, क्यों? क्योंकि इसकी संकल्पना है एक देश एक टैक्स, एक देश एक कर। इस संकल्पना के माध्यम से भारत में पूरी कर व्यवस्था को सरलीकृत करना है, ठीक ना, एक देश एक कर। हालांकि वर्तमान में इसमें 5 टैक्स स्लैब है, सुना होगा, क्या नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि वर्तमान में भारत में जीएसटी के अंतर्गत 5 टैक्स स्लैब है। कौन कौन सा है? एक तो है 0%, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो उनको 0% वाले टैक्स स्लैब में आप बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा, जिनमें 5% टैक्स लगता है उनको 5%, कुछ 12% वाले, कुछ 18% वाले और कुछ 28% वाले, ये 5 टैक्स स्लैब है टोटल, ठीक। 0%, 12%, 18%, 5% और 28%, ठीक ना, ये 5 टैक्स स्लैब हैं। हालांकि धीरे धीरे इसको सरलीकृत करके एक देश एक कर में परिवर्तित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ रही है? इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य ये भी है कि इसके माध्यम से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि वस्तुओं में की कीमतों में कमी आएगी ना, दोहरा कर, 5वां पॉइंट, दोहरा कर एवं करपाती प्रभाव की समाप्ति से, प्रपाती प्रभाव की समाप्ति से वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। वस्तुओं की कीमतें घटेंगी, जिससे ईज ऑफ डूइंग, उत्पादन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, कर सिस्टम ठीक होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार सुगमता में वृद्धि होगी। कैसे लिख लीजिए कि इससे क्या हो जाएगा? व्यापार सुगमता में वृद्धि होगी। हमें वृद्धि होगी। ये पॉइंट भी समझ में आया? अगला जरा देखिए, मैंने जो अभी आपको ये पूरा चेन समझाया कि एक जगह से जहां जहां जा रहा है वो पूरा पता चल रहा है कि 100 रुपया का यहाँ पर आयरन ओर खरीदा गया, उसके बाद उससे स्टील बनाया गया, उससे आगे कार बनाया गया, उससे आगे जो है वो फला आदमी ने खरीदा। इससे क्या हो जाएगा कि उत्पादन के पूरे चक्र के बारे में गवर्नमेंट को जानकारी रहेगी कि कहां से स्टार्ट हुआ, उसने इसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम गवर्नमेंट को बताओगे नहीं तब तक तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो तुमको अपना भी बताना है और तुमको अगला का भी बताना है कि तुम किसको बेच रहे हो, तभी तो वो फिर आगे जो है वो जीएसटी क्लेम करेगा। अरे सिंपल सी बात है, मान के चलिए मैं गया था आयरन ओर खरीदने के लिए, अगर मैं अपना नाम और अपना इंफॉर्मेशन अगर उसको नहीं दूंगा तो बाद में गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि इसी आदमी ने खरीदा था और इसको इसका टैक्स वापस करना है? बात समझ में आ रहा ना? तो इससे क्या है, पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और पारदर्शिता के आने से टैक्स चोरी में कमी आएगी, पारदर्शिता में वृद्धि। वृद्धि जिससे टैक्स चोरी में कमी आएगी। क्या होगा? इससे कर चोरी में भी कमी आएगी।
ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, इसके प्रमुख प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला उद्देश्य क्या था इसी के अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत एक जीएसटीएन पोर्टल का निर्माण करने की बात की गई। जीएसटीएन पोर्टल के निर्माण की बात की गई। पोर्टल के माध्यम से करों का ऑनलाइन भुगतान, करों का ऑनलाइन भुगतान, इससे और पूरा सिस्टम सीमलेस होगा और आराम से हो पाएगा। तो ऑनलाइन भुगतान की भी बात की गई। ठीक ना। इतना ही नहीं, जीएसटी के अंतर्गत क्या एक और उद्देश्य था कि देश में संघवाद, वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देना, वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देना। वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देना मतलब क्या है, जहां केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं संघवाद। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो है वो संबंधों को अच्छा करने के लिए, अच्छा प्रगाढ़ बनाने के लिए वित्तीय संबंध कम से कम अच्छे हों, इसके लिए क्या किया गया था कि जीएसटी सिस्टम को लाया गया ताकि टैक्स के संदर्भ में दोनों में वो हो। इसी कंटेक्स्ट में संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 279A डाला गया, दिखाता हूं आपको। संविधान में अनुच्छेद 279A, आर्टिकल 279A किससे बात कर रहा है, किसके संदर्भ में बात कर रहा है, जीएसटी काउंसिल। ठीक ना, वही संशोधन। अरे वो जो 101वां संशोधन इसीलिए किया गया था ताकि, क्योंकि संविधान में नया कुछ डालना था। क्यों, क्योंकि जीएसटी के आने से पूरा वित्तीय संघवाद हिलने वाला था ना, पूरा जो पहले टैक्स का सिस्टम चल रहा था उस पूरे सिस्टम में बदलाव आने वाला था। तो इसीलिए संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था, इसीलिए संविधान संशोधन लाया गया। ठीक ना, तो संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 279A लाया गया, जोड़ा गया। पहले नहीं था, 279 था, 279A आर्टिकल ही नहीं था, इस नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, मतलब नया चीज इसमें ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत बात की गई जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की बात की गई। क्या बात हुआ, बात हुआ कि सभी राज्यों को भी तो साथ लेकर चलना है ना। क्यों, क्योंकि जीएसटी के कारण फिर अलग अलग राज्य जो है अपने यहाँ सेल्स टैक्स लगा रहे थे, स्टेट सेल्स टैक्स वगैरह, वो सब समाप्त होने वाला है। क्यों, क्योंकि उन सबको तो जीएसटी में मिला दिया जाएगा। ठीक ना, तो इस कारण से क्या किया गया कि जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। और इस जीएसटी काउंसिल में क्या है कि इसका हेड जो होता है वो भारत का वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। और केंद्र की तरफ से एक और मेंबर होता है, एक वित्त राज्य मंत्री। केंद्र की तरफ से ये दो लोग होंगे बस, एक वित्त मंत्री, एक वित्त राज्य मंत्री। वित्त मंत्री के अंडर आता है एक और वित्त राज्य मंत्री, कई सारे होते हैं तो उसमें से दो लोग रहेंगे। और बाकी सारे राज्यों के वित्त मंत्री, सारे राज्यों के वित्त मंत्री, देखिए दोनों में अंतर है, राज्यों के वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक ना, भारत में क्या होता है, एक बड़ा मंत्रालय होता है ना, तो उस बड़े मंत्रालय में एक मंत्री से पूरा संभाल पाना टफ होता है। तो कई बार क्या होता है कि उस बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत छोटे छोटे मिनिस्टर होते हैं। ठीक ना, तो उनको बोला जाता है वित्त राज्य मंत्री। बात समझ में आया ना। जैसे कि यदि हम बात करें तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी जो है वो वित्त मंत्री है, पर उसके अंतर्गत, उनके अंतर्गत जो है वो कई सारे जो है वो वित्त राज्य मंत्री काम करते होंगे। दिखाता हूं, जैसे कि वो कौन है उधर हिमाचल वाले, एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है याद। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
खुल जा। ये देखिए, ये तो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। इनके नीचे देखिए दूसरे दो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देखना, पहला तो है डॉक्टर भगवत किशन राव करद और दूसरे हैं श्री पंकज चौधरी। ये दोनों उनके अंदर वित्त राज्य मंत्री हैं, देख रहा ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। ठीक, और राज्यों के मंत्री का मतलब हो गया कि यूपी में वित्त मंत्री कौन है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो एक तरफ तो ये दो हो गए सेंटर के, केंद्र के, और दूसरी तरफ हो गए ये सभी राज्यों के। ठीक ना, केंद्र के दो लोगों के पास वोटिंग राइट कितना है, 1/3, या फिर आप लिख सकते हैं 33%। कोई भी चेंज कुछ भी करना है जीएसटी के संदर्भ में, कुछ भी टैक्स स्लैब चेंज करना है, परिवर्तन करना है, पनीर को उठा के इस ब्रैकेट में डालना है, कार को उठा के इस ब्रैकेट में डालना है, मोबाइल फोन को उठा के इस ब्रैकेट में डालना है, 5% से बढ़ाकर 12% में, 18% से घटाकर 12, कुछ भी करना है तो वो इसी के माध्यम से होगा, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से। और यहाँ पर केंद्र के पास वोटिंग राइट कितना है, 33%, और सभी राज्यों के पास सम्मिलित रूप से कितना है, 66%। बात समझ में आया? यानी कि 1/3 वोट की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है और 2/3 वोट किसके पास है, राज्य सरकारों के पास। ठीक, लेकिन 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 अगर कोई भी निर्णय पास करवाना है, कोई भी निर्णय पास करवाना है, तो इसके लिए 75% वोट चाहिए। 75% वोट चाहिए। अगर 75% लोग अगर हाँ बोलेंगे तभी ये चीज पास हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ना, यानी कि इससे देख के क्या पता चल रहा है आपको, सिंपली कि केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं पास करवा सकती है, क्यों, क्योंकि उसके पास तो अकेले 33% ही वोट है। और राज्य सरकारें भी अकेले कोई चीज को पास नहीं करवा सकती, क्यों, क्योंकि उनके पास सम्मिलित रूप से मात्र 66% ही है। तो यानी कि कुछ भी पास होने के लिए दोनों की रजामंदी होनी आवश्यक है, यानी कि केंद्र भी राजी हो और कुछ राज्य कम से कम राजी हो, दोनों मिलकर 75% अगर हाँ है तभी वो चीज पास हो पाएगा, नहीं तो पास नहीं हो पाएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा ना? खाली केंद्र अकेले नहीं कर सकती है, ना राज्य अकेले कर सकते हैं, दोनों को साथ आना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ भी पास होगा। अब जरा सोच के देखिए, इससे कारण क्या हो रहा है देश में, मतलब उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से क्या होगा, देश में संघवाद को बल मिलेगा, वित्तीय संघवाद, केंद्र राज्य संबंध ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, साथ आएंगे ना, सारे निर्णय साथ लेंगे। इसके कारण क्या हो जाएगा कि इससे क्या हो जाएगा कि देश में वित्तीय संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, या केंद्र राज्य संबंध जो है वो और ज्यादा अच्छे होंगे, मधुर होंगे। ठीक ना, यदि हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी ने अपने समय से पूर्व कई सारे कई सारे करों को अपने अंदर सा लिया, कई सारे कर जीएसटी के अंतर्गत ला दिए गए। जैसे कि यदि हम बात करें तो कौन कौन से कर, जैसे कि वैट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वैट ला दिया गया, केंद्रीय बिक्री कर ला दिया गया, प्रवेश कर ला दिया गया, ऑक्ट्रॉय वसूला जाता था स्थानीय शासन द्वारा, उसको भी कर दिया गया, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सब को जीएसटी के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक ना, कुछ के नाम लिख दे रहा हूं, वैट हो गया, देख लीजिए ना, तो गूगल पे ही सिंपली देख लीजिए, नाम तो मैंने बोल ही दिया है, तो देख लीजिए, ताकि कई बार जो है वो पीटी वगैरह में पूछ लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में रहेगा। तो टैक्सेस ब्रॉट अंडर जीएसटी, खुल जाएगा।
ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना जीएसटी काउंसिल का। इतना स्लो। चलिए कोई नहीं, कल दिखा दूंगा, खुल ही नहीं रहा। इधर ही लिख लीजिए, वैट हो गया, राज्य बिक्री कर हो गया, केंद्रीय बिक्री कर हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय कहते थे, स्थानीय शासन द्वारा जो लगाया जाता था उसको ऑक्ट्रॉय कहा जाता था, ठीक ना। इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रवेश कर, प्रवेश कर ऐसे लिख लीजिए ना, ऑक्ट्रॉय को हिंदी में लिख लीजिए देवनागरी में। प्रवेश कर हो गया। इसके अलावा मनोरंजन कर, इत्यादि कई इस तरह के कई सारे करों को जो है वो इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया, ठीक ना। इस तरह के कई सारे करों को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। कई सारे उत्पाद भी हैं जिनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, उन्हें 5%, 0%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब। हालांकि कुछ उत्पाद जो है वो इसके वो भी हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपवाद भी हैं, जैसे कि सोना, गोल्ड जो है वो भारत में जो अभी बिक्री होता है वो जीएसटी के किसी भी स्लैब में नहीं आता है। गोल्ड पर 3% के दर से जो है वो टैक्स लगता है, तो ठीक है ना, वो इन स्लैब में से नहीं है। जीएसटी लगता है लेकिन जीएसटी उस पर 3% का लगता है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, शराब हो गया, इन सब पर जो है वो जीएसटी के दायरे में इनको लाया ही नहीं गया। इन पर जैसे पिछला सिस्टम चल रहा था वैसे ही चल रहा है। यही कारण है कि कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में आपको अलग अलग अंतर देखने को मिलेगा। यूपी में आपको पेट्रोल की कीमत अलग देखने को मिलेगी, बिहार में अलग देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में अलग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां अभी भी जो है वो जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी अगर लग जाएगा तो पूरे भारत में उस उत्पाद पर एक ही टैक्स लगेगा, ठीक ना। तो ये भी उद्देश्य था ना कि एक देश एक कर, कि एक देश में एक उत्पाद पर एक ही कर लगे, ठीक ना। लेकिन चूंकि ये अभी जीएसटी के दायरे में है नहीं, इसी कारण से आपको इनमें अलग अलग देखने को मिलता है। इसके अलावा ना शराब पर भी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स देखने को मिला, अलग अलग कीमतें देखने को मिलती है। कुछ राज्यों में जो है वो सस्ता होता है, कुछ राज्यों में महंगा होता है। अब इसके बेसिस पर ये नहीं अंदाजा लगा लीजिएगा क्या कि लग रहा है सर को जो है अच्छा खासा अनुभव है, वो नहीं, बस शिक्षक के रूप में जो अनुभव है बस इसी की बात कर रहा हूँ। उस तरह का मेरे को कोई अनुभव नहीं है, ठीक ना। लेकिन हाँ, आपको ये बात जरूर पता होगी कि शराब जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों पर मिलता है, अलग अलग रेट रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि शराब पर अभी भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, ठीक ना। तो उसमें वही पुराना वाला सिस्टम जो राज्य बिक्री कर, स्टेट सेल्स टैक्स वगैरह वाला सिस्टम चल रहा है। इस कारण से राज्यवार आपको विविधता देखने को मिलती है, ठीक ना। अभी और बात करना है जीएसटी के संदर्भ में, ठीक ना। अभी और भी बात करनी है, हमें देखना है कि जीएसटी में क्या क्या कमियां थी, और भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। लेकिन आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई भी अगर टॉपिक उठाऊंगा ना तो 10-15 मिनट आराम से आगे खींच जाएगा, ठीक ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, जाके रिवाइज कर लीजिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया है। जीएसटी, कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव, दोहरा कर क्या है, जीएसटी के उद्देश्य क्या है। वैसे ही जीएसटी को लागू हुए 3.5 साल मतलब 5 साल के से ऊपर हो चुका है, तो इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि आपसे एग्जाम में इस रूप में पूछा जा सकता है कि एक मूल्यांकन करें कि 2017 में लागू हुआ था ना, हम 2023 में है, ठीक ना। तो 5 साल पिछले साल पूरा हो गया। तो अब मूल्यांकन के रूप में पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन करके बताइए कि कहां तक सफल रहा, कहां तक विफल रहा। तो आपको पता होना चाहिए ना अच्छे से, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।